कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी पारा और चढ़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की कोर्ट में चल रहे मामले की जानकारी छिपाई, जबकि नियमों के तहत ये अनिवार्य था। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक ये गंभीर चूक है, इसलिए नामांकन रद्द होना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस इसे अनुचित फैसला करार दे रही है और बीजेपी इसे नियमों के अनुसार सही बता रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, तेलंगाना कोर्ट केस की जानकारी छिपाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला, रिटर्निंग अफसर ने फैसला सुनाया, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक दबाव, बीजेपी ने कहा नियमों के अनुसार कार्रवाई। देश में किसी को भी चुनाव लड़ना है तो देश के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन उसको करना होता है। मीनाक्षी नटराजन जी ने उनके अपने फॉर्म में तेलंगाना में उन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, उसे बाकायदा उन्होंने छिपाया इसलिए क्योंकि उस मामले में उन्हें कोर्ट से सम्मन हुआ और सम्मन होने के बाद उन्होंने उसका जवाब भी प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है कि आपको उसकी जानकारी थी। आज उनको पर्याप्त अवसर भी मिला। स्क्रूटनी के बाद में दोनों ही पक्षों के लोगों को निर्वाचन अधिकारियों ने सुना और सुनने के बाद ये पाया गया कि उनका फॉर्म निरस्त करने योग्य है। उधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला पूरी तरह अनुचित है और इसके पीछे राजनीतिक दबाव नजर आता है। पार्टी का आरोप है कि सभी दस्तावेज नियमों के अनुसार दाखिल किए गए थे और नामांकन रद्द करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। ये अब केस है सीट चोरी का, खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी बिना किसी केस के, बिना किसी प्रकरण के। एक ऐसा अनहोनी स्थिति बना दी है रिटर्निंग ऑफिसर भोपाल ने या विधानसभा ने कि एक नेशनल पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। ये बहुत ही दुखद है। बहरहाल कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट का सियासी परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। बीजेपी इसे नियमों का पालन बताते हुए अपने पाले में सियासी बढ़त मान रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव और लोकतंत्र पर हमला बता रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और बढ़ने वाला है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आगे ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राज्यसभा का धेला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के क्या है मायने? नामांकन रद्द होने से MP की सियासत पर क्या होगा असर? कांग्रेस क्यों बता रही इसे लोकतंत्र की हत्या? नियमों के तहत फैसले के भारतीय जनता पार्टी के दावे में कितना दम? मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज थीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 प्रत्याशियों को घोषित किया, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल। रजनीश अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता हैं। उनके नाम को लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी खेमे में, इवन राजनीतिक हलकों में भी उत्साह था, खुशी की लहर थी कि एक काबिल व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इसी बीच विजय वर्गीय जी ने मीडिया से बात करते हुए एक तीर छोड़ दिया कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो हम तीसरी सीट भी जीत सकते हैं। और बात चली रही थी कि अचानक महेश केवट अपनी नाव लेकर राजनीतिक बैतरणी पार करने की कोशिश राज्यसभा के माध्यम से करते हुए दिखाई दिए। और देखिए कि केवट जी की नाव
बिना चप्पू चलाए पार होती दिख रही है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। तेलंगाना कोर्ट केस की जानकारी छिपाई मीनाक्षी नटराजन ने। उधर कांग्रेस अपने सारे विधायकों को इकट्ठा करके बेंगलोर और कर्नाटक ले जा रही थी। एक विशेष विमान के द्वारा उन्हें ले जाया गया। विमान को भी उड़ान की अनुमति थोड़ी देर से मिली, लेकिन जब तक वो विधायक जमीन पर उतरे होंगे, तारे जमीन की जगह सारे जमीन पर आ गए और नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र का मर्डर है, लोकतंत्र की हत्या है, एक तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों की लूट है। अब मैं समझता हूं कि राजनीति में इस प्रकार के प्रकरणों के लिए खुली छूट है। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई केस एक्सेप्शनल हो। अब बहुत सब कुछ बहुत नॉर्मल है। ये एक न्यू नॉर्मल है, पॉलिटिकल क्षेत्र का। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस की, डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। संदीप पाठक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सौजन्य गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल, सिम्पी जी, इधर विधायकों की घेराबंदी करके, बाड़ेबंदी करके उनको सुदूर क्षेत्र ले जाया गया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी बहला फुसला न ले, लेकिन उन्होंने तो एक ऐसा दाव चल दिया कि चारों खाने चित कांग्रेस समझ में आ रही है। नामांकन रद्द हो गया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी कह रहे हैं कि गलत हुआ है और इसको कोर्ट में चुनौती देंगे। क्या कहेंगे? आदरणीय नवीन जी, इस पर तो सिर्फ इतना कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक वोट चोरी कर रही थी, उन्होंने अब सीट चोरी करना भी शुरू कर दिया है। और अब तो इलेक्शन कमीशन को घोषणा कर देनी चाहिए कि देश में किसी तरह के किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी का नामांकन दायर करेगी, लगे हाथों उनको एक विजय का प्रमाण पत्र भी सौंप देना चाहिए। आदरणीय विवेक तनखा जी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी के तहत मीनाक्षी नटराजन जी को मात्र एक नोटिस सर्व किया गया था, और उस नोटिस के एवज में मीनाक्षी नटराजन जी ने ये दलील दी कि उनको ये नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी तरह का कोई कॉग्निजेंस नहीं था, कोई ऑफेंस नहीं था। और मैकेनिकली अगर कोर्ट कोई भी ऐसा नोटिस भेजता है तो ये किसी भी प्रकरण के दायरे में, ऑफेंस के दायरे में नहीं आता। तो वो क्या डिक्लेयर करती है अपने नामांकन पत्र के अंदर? और भारतीय जनता पार्टी एक गांधीवादी नारी से इतना डरी हुई है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए उन्हें सदन में जाने से रोकती है, जिसकी कांग्रेस कड़ी निंदा करती है नवीन जी। और दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई त्रुटि नजर भी आ रही थी तो डेडलाइन खत्म होने के बाद में वो इन सब चीजों को पब्लिक डोमेन में या इलेक्शन कमीशन के सामने लेकर आती है ताकि कांग्रेस पार्टी के फॉर्म को निरस्त करवाया जा सके, जो कि बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के अनैतिक कार्यों में विजय प्राप्त करने किसी भी तरीके से नहीं देगी। और दूसरी बात, आपने विधानसभा की भी वो तस्वीरें देखी होंगी जहां भारतीय जनता पार्टी आज राजनीतिक गुंडागर्दी करते हुए नजर आई, जहां इनके लोग हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे तक जाने नहीं दे रहे थे। ये स्पष्ट करता है कि ये जो महिला सम्मान के ढकोसले परोसते हैं ना जनता के बीच में, ये प्रत्याशी से इतने बौखलाए और डरे हुए थे कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तीसरी सीट पे भाजपा जीतेगी, उसका कारण ये था कि भारत की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुकी है। प्रतिक्रिया लेता हूं। व्यास जी, मैंने तो एक गाना सुना था, भजन, ये तो प्रेम की बात है ऊध हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो ये तो द्वेष की बात है ऊध हो। राजनीति आपके सामने किसी के बस की है ही नहीं, क्योंकि आप सांसद ले आते हो 20-20 सांसद, उधर टीएमसी
तृणमूल ढूंढ रही है अपना कि कहाँ मेरा तृण गया है, कहाँ मूल गया है, कहाँ पार्टी गई है। कभी 20 सांसद आते हैं, जो प्रत्याशी है, घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ने से मना कर देता है, मेयर इस्तीफा दे देता है, अलग ही राष्ट्रवाद की आंधी चल रही है, जनप्रतिनिधि पत्ते जैसे उड़ रहे हैं उसमें। कांग्रेस ने कहा है ये खुली लूट है, डकैती है, अब आप सीट चोरी पर उतर आए हो। मुझे लगता है नवीन जी, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उन्होंने अगर त्रुटि करी है तो उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। अगर फॉर्म भरा था, लास्ट डेट में फॉर्म भरा है, कांग्रेस के शीर्ष कानूनी सलाहकारों के संज्ञान में होता है, वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के संज्ञान में होता है, उसके बाद 10 विधायक जो प्रस्तावक होते हैं उनके संज्ञान में होता है। तो अगर इतनी बड़ी त्रुटि कांग्रेस करती है तो उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। जो परशुराम जी और राम जी के बीच में एक विवाद हुआ था जिसमें यह कहा गया था गुनही लखन करे हम पर दोष हो, कतही सुधाही ते बड़ दोष हो, कि दोष तो आपका है लेकिन उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को शाब्दिक रूप से आप देने का कार्य कर रहे हैं। 2017 में अहमद पटेल वाला विषय हुआ था ना, आप शाम को गए थे कि 2 विधायकों को जो है वोट निरस्त किए जाए और इसी ने उसने निर्णय लिया था। उसके बाद अभी उड़ीसा में जो है, बिहार में, हरियाणा में, कहां भारतीय जनता पार्टी गई भाई? आपके लोग अगर आपके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ है, मध्य प्रदेश में आपके नेता जो हुजूर विधानसभा से 2-2 बार टिकट पाए, जो 37 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, नरेश ज्ञानचंदानी जी, वो अगर राहुल गांधी जी को ट्वीट कर देते तो क्या इसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर? तो आपने अगर जानकारियां छुपाई है, आप अगर जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का, संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को जो है अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह त्रुटि के बाद में यह स्थितियां उत्पन्न होगी। भाई आपके राज्यसभा उम्मीदवार को यह हक और अधिकार है कि वे सामने वाले के फॉर्म में अगर कोई त्रुटि है, क्योंकि ये तो अपलोड हो जाता है ना नेक्स्ट डे, कोई भी देख सकता है। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने उसको नहीं देखा है तो यह दोष तो आपके वरिष्ठ नेताओं का है, यह दोष जीतू पटवारी जी का है, यह दोष दिग्विजय सिंह साहब का है, यह दोष कमलनाथ जी का है, जो लगभग 30-30, 40-40 वर्षों से फॉर्म भी भर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं। तो उसमें या तो वे चाह के त्रुटिपूर्वक उस फॉर्म को भरवाया गया है या फिर षड्यंत्र पूर्वक वो जानकारियां छुपाई गई है जो जानकारी सामने आई है। एक्यूज 4 2025 471/72 एडिशनल चीफ जस्टिस हैदराबाद, उनके समक्ष, जिसमें 2 जानकारियां थी, एक आपराधिक रिकॉर्ड छुपाया गया था, दूसरा जो है जो एसेट्स को लेके था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एसेट्स की जानकारी थी, पार्ट बी में छुपा ली गई। तो मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं का अगर पालन आपने नहीं करा है, आपके नेतागण, जो पूर्व में घटना हो चुकी है ना यहाँ पर खजुराहो में, उस समय भी अखिलेश और वो पूरी घटनाक्रम हुआ था, तो आप कह दीजिए ना कि हम लोकतांत्रिक जो विधा है उसका पालन नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है फॉर्म भरने के हम उसका पालन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही हमको जो है विजय श्री अर्जित हो जाए, ऐसे ही हमारे फॉर्म को जो है स्वीकारोक्ति प्रदान हो जाए, हम किसी भी तरह की संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है, या तो कांग्रेस इस बात की घोषणा कर दे और उसके बाद में जो है फॉर्म वापस हो जाएगा। प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं जरा संदीप पाठक साहब से। समझता हूं कि सर, जब भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी प्रबंधन में और चुनाव के मैदान में साम दाम दंड भेद अपनाती है, तब कोई भी छोटी से छोटी चूक, छोटी से छोटी त्रुटि, मान लीजिए ऐसा कोई केस था, उसमें बेल एप्लीकेशन प्रोसेस करके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रातों रात नाम हुआ हो, मीनाक्षी नटराजन के लिए तो नेतृत्व ने भी सोचा होगा, वरिष्ठ नेतृत्व ने, तो छोटी सी चूक, क्योंकि भले ही मर्डर आप कहते रहें, जैसे पुलिस जब किसी पर गोली चलाती है तो वो संवैधानिक दायरे में होता है, कभी कभी पुलिस का भी संवैधानिक दायरे में नहीं होता, लेकिन अगर वो ऐसी स्थिति निर्मित कर दे कि नहीं ये सोसाइटी की रक्षा के लिए किया है। अब कांग्रेस की इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि ये तो जानबूझ के किया गया है, लेकिन जो भी फॉर्म में टेक्निकल एरर अगर आया है तो ये बहुत बड़ी चूक है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से बहुत सजग होकर लड़ना पड़ेगा, अन्यथा एक छोटी सी चूक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस की जो आपदा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर बन गई, और युद्ध और जंग में सब जायज़ है, लेकिन एक अपयश से भी भारतीय जनता पार्टी बच गई, क्योंकि जो नेतृत्व कह रहा था कि जीतना निश्चित है, तो जब जीतना निश्चित था तो या तो हॉर्स ट्रेडिंग होती, या मतों में कुछ इधर का उधर मतलब कोई एब्सेंट होता, कोई वोट डलते, तो उन सब चीज़ों से बच गई।
और रही बात इसकी, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में कोई कानून के जानकारों की कोई कमी होगी, क्योंकि कांग्रेस में कई इतने बड़े वकील भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी केस लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति तो वहाँ नहीं होगी। इसका एक राजनीतिक माइलेज जरूर बन गया है किसी तरीके से। और केवट की जो मतलब केवट प्रसंग ऐसा शुरू हुआ कि केवट ने एंट्री करते ही मतलब वनवास की तरफ धकेल दिया इनको। तो बड़ी मतलब स्थिति जो है, केवट बिना चप्पू के अपनी नाव चला ली और केवट की नाव जो है वो मोटर बोट निकली भाई। केवट तो सहयोग के लिए थे, लेकिन उन्होंने इनका मतलब केवट की एंट्री से तो ये मार्ग ही प्रशस्त हो गया। एक चीज और, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग और तोड़ा फोड़ी के अपयश से बच गई, तो ये तो जीतू पटवारी जी पे भी एक लांछन लगने से बच गया कि भैया अगर ये कर लेते तो जीतू पटवारी का भी मैनेजमेंट फेल हो जाता। बिल्कुल सही बात है। और इस मामले में तो बिल्कुल ये दोनों की तरफ ही का मतलब इशारे सही कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति में कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह होगी ही, मतलब जो एक केस फाइल होगा और इस पे निर्वाचन पे, लेकिन कुल मिला के राजनीति कमजोर हुई है। पूरे परिदृश्य में ये देखा जाए तो राजनीति कमजोर हुई है और राजनीति के अंदर राजनीति हो गई है। जी, हमारे साथ आज पैनल में सौभाग्य से सौजन्य गुप्ता जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे मैं इस समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है सौजन्य जी, अब एट एनी कॉस्ट जीत चाहिए, तो क्या कहेंगे? सत्य है, येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है और वाकई युद्ध और जंग जैसा माहौल बना दिया है। जहाँ तक मीनाक्षी जी का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शुचिता की प्रतीक थी, ईमानदार हैं और बेबाक हैं, सादगी हैं और गांधीवादी विचारधारा से आती हैं। एक अच्छा कैंडिडेट राज्यसभा में कांग्रेस ने सिलेक्ट किया था, आइडेंटिफाई किया था। अब नवीन जी, होता यह है कि न्याय होना एक बात है और नियम का हवाला देकर न्याय को हतोत्साहित करना दूसरी बात है। कुछ टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो विवेक तनखा साहब कह रहे थे कि नोटिस मिला था, नोटिस मिलने से क्या क्रिमिनल केस हो जाता है और फिर इलेक्शन कमिश्नर इतनी त्वरित कार्रवाई कैसे कर देता है कि तुरंत उनका नामांकन रद्द हो जाता है। अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की वो हत्या करना चाहते हैं और लोकतंत्र की यह हत्या करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम लोकतंत्र का हत्यारा कौन है या कौन बनना चाहता है, लेकिन जो भी स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो बहुत अच्छी या सुखद नहीं है। दोनों ही पार्टियों में वो सामंजस्य, एक तरह का जो हार्मनी होना चाहिए, उस हार्मनी का विशुद्ध रूप से अभाव लगता है मुझे। और ये लगता है कि शत्रुता के नज़दीक तक पहुँच गए हैं। मतलब भाजपा और कांग्रेस हैं, भारत और पाकिस्तान नहीं है। अगर हम उस दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश का और इस देश का बंटाधार होना ही है। तो इसलिए दोनों ही पक्षों को थोड़ा सा कोऑपरेशन करते हुए, और फिर अल्टीमेटली कानून तो सबके लिए समान है। कल के दिन ये कानून के पास जाएंगे ही जाएंगे। कानून क्या भी इस पर अपना निर्णय लेता है वो एक अलग बात होगी, लेकिन इतनी त्वरित रूप से कार्रवाई करना और प्रत्याशी को हटाइए मत। जब आप हटाने पर उतर आते हैं कि हमें तो जीतना है, हम तो हटाकर भी जीतेंगे और हराकर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं कहूँगा। जी जी, तो प्रेम जी, निश्चित रूप से कुछ टेक्निकल एरर होंगे, कोई खामी होगी, कमी होगी, लेकिन आपको तो ये क्लियर था कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है तीसरे प्रत्याशी के लिए। 5 लोगों की कमी है स्पष्ट रूप से, आपको 6 लोग चाहिए थे। कांग्रेस के पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 57 चाहिए, 62 हैं। बावजूद उसके तीसरा प्रत्याशी खड़ा करना ही दाल में कुछ काले वाली बात है कि नीयत खराब वाली बात है। क्या कहें? नहीं नवीन जी, मुझे लगता है जब भी कैंडिडेट्स खड़ा किए जाता है तो संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत, तो लगभग 164 विधायक है हमारे पास। कांग्रेस के पास समस्या क्या थी कि 162 में से लगभग 2 तो चले गए थे, अब 62 विधायक बचे थे। 62 में से भी एक विधायक जो है वो ये कहते थे कभी कि हमारी है और हम कहते थे आपकी है।
उस परिस्थिति में थे, उसके बाद में 2 विधायक और बचते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो शुचिता की राजनीति सर्वदा करी है। आप देखेंगे इसके पहले जो राष्ट्रपति चुनाव थे, उपराष्ट्रपति चुनाव थे, 3 तलाक वाला मामला, धारा 370, क्रॉस वोटिंग हुई है ना कांग्रेस में। तो कांग्रेस के नेता और विधायक अगर अपने शीर्ष नेतृत्व के कृत्यों से असहज होकर अगर समर्थन करते हैं, 2 तरीके से वोट हो सकते हैं, या तो आप पार्टी के हित को ध्यान में रखकर वोट करिए या फिर देश हित को ध्यान में रखकर वोट करिए। तो निश्चित रूप से देश हित को ध्यान में रखकर पूर्व में भी वोटिंग हुई है। और निषाद जी जिनको हमने खड़ा करा था वे बहुत पिछले तबके से आते हैं और निश्चित रूप से वे सकारात्मक राजनीति में जब आते तो एक नया उदाहरण पेश करते और इसीलिए हम प्रयासरत थे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने और हमने तो सभी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं थी उसका पूर्ण पालन करा। और जो आदरणीय राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं उनकी बात से मैं असहमत हूं, क्योंकि जब आप पे आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है तो आप उस क्रिमिनल केस को या तो आपको समन प्राप्त होता है या फिर आप पे एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन दोनों केसेस में आपको डिक्लेरेशन करना होता है। अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं किया है तो रिटर्निंग ऑफिसर लास्ट डे उस फॉर्म को आपको सुनने के पश्चात निरस्त करता है। ये एक वैधानिक कार्रवाई है। अगर वैधानिक कार्रवाई वहां पर नहीं की जाए तो या तो कांग्रेस ये प्रदर्शित कर दे कि जिस तरह से वो खजुराहो में हुआ था, खजुराहो में भी इनके सांसद ने गलत फॉर्म भरे थे, उसके बाद में अभी लगभग 2 विधायक राजन भारती जी वाला विषय, ये तो अभी नहीं था ना, मुकेश मल्होत्रा जी जिन्होंने जानकारियां छुपाई थी। तो भाई आप जानकारियां क्यों छुपाते हो जब आपको पता है कि अगले दिन फॉर्म अपलोड होता है, आपके 10 विधायक जो आपके साथ में साइन कर रहे हैं उनने आपका फॉर्म भरा है, आपके शीर्ष कानूनी नेतृत्वकर्ताओं ने आपका फॉर्म भरा है, तो भारतीय जनता पार्टी पे आप दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है, और इसके अलावा भी उड़ीसा की बात, बिहार की बात, हरियाणा की बात, कई सारे राज्य में आपके नेता क्रॉस वोटिंग आपके खिलाफ कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पे, और उमंग सिंघार साहब तो कह रहे हैं ना कि हम तो 100, हमारे पास तो 62 से ज्यादा विधायक है। तो भाई क्या हॉर्स ट्रेडिंग में कर चुके थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मिल चुके थे? क्या जीतू पटवारी जी जो दम भर रहे थे क्या हम मैक्सिमम कर सकते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहे थे मैक्सिमम कर सकते हैं, तो क्या उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता? हर व्यक्ति राजनीति में जीतने की मंशा से ही चुनाव लड़ता है और निश्चित रूप से हमने संख्या बल के अनुसार ही निर्णय लिया और लास्ट डे 8 तारीख को मीनाक्षी जी का भी फॉर्म भराया, हमारे कैंडिडेट का भी फॉर्म भराया। उसके बाद में उसमें जो स्क्रूटनी हुई और उसके पश्चात जो चीजें सामने आई निकलकर वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। या तो आप स्वीकार करें कि आप संविधान में विश्वास नहीं रखते और या फिर जो त्रुटि हुई है उसके लिए आपके नेताओं को आप दोषारोपण दें। जी सिम्पी जी, देखिए वो तो कह रहे हैं कि भाई नियम कानून के हिसाब से हुआ है। देखिए नवीन जी, ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था और आदरणीय संदीप पाठक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस के जो वकील हैं वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के केसेस लड़ते हैं। तो क्या ऐसे आला वकीलों के रहते आपको लेश मात्र भी ये संशय है कि नामांकन दायर करते वक्त हम किसी भी तरह की कोई त्रुटि उसमें कर सकते हैं? और दूसरी बात जो आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि आप प्रत्याशी को हटाइए मत, आप उसको हराइए, तो हटाने की नौबत इसलिए पड़ रही थी नवीन जी क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये भांप लिया कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ हैं, कांग्रेस अपने सारे विधायकों को किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर लेके जा रही है ताकि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर उन पर किसी भी राजनीतिक दबाव का जो कार्य है वो न किया जा सके। तो येन मेन उनको चुनाव जीतना था, जैसा कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि हम चुनाव में जीतने के लिए ही जाते हैं। तो आपकी मंशा स्पष्ट है कि आप चुनाव अब सिर्फ जीतने के उद्देश्य से लड़ते हैं और जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, नियम कायदों की आप इतनी दुहाई दे रहे हैं, तो निर्मला सप्रे के मामले में आपकी ये सारी दुहाइयां कहां चली जाती हैं? विजय शाह के मामले में 2 बार सुप्रीम कोर्ट अभियोजन लाने के लिए डेडलाइन दे चुकी है, तब आपकी ये दलीलें कहां चली जाती हैं? 2020 में जब आपने बैकडोर एंट्री से एक चुनी हुई सरकार को गिराकर जबरदस्ती अपनी सरकार को मध्य प्रदेश की जनता पर थोप दिया, तब आपकी राजनीति की शुचिता कहां चली जाती है? 33% आरक्षण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक ऐसी महिला जो अपनी साफ सुथरी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, वो जब राज्यसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को उठाने के लिए अपना भाग्य आजमाती है, तो आप साम दाम दंड भेद करके उनको इस रेस से ही बाहर कर देते हैं ताकि वो चुनाव ही न लड़ पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है जो आज जनता के सामने स्पष्ट है। नवीन जी, बहुत कुछ कांग्रेस को बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम तो पुनः दोहरा रहे हैं कि अब इस देश के अंदर आप चुनाव बंद कर दीजिए और भारतीय
जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को एक जीतने का जो विनिंग सर्टिफिकेट है वो चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। जी, संदीप पाठक साहब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब बसें चला करती थी तो रुमाल से जगह रोक लेते थे। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर तारपोलिन ही डाल दी बस के ऊपर, तो वो वाली स्थिति तो बिल्कुल अलग हो गई है। और अब रही बात इनकी की, पहले ऐसा होता था कि जहाँ जहाँ भूकंप आता था वहाँ राजनेता लोग जाके दौरा करते थे। अब स्थिति ये उलट हो गई है कि जहाँ जहाँ वो पहुँच रहे हैं वहाँ वहाँ भूकंप आ रहा है। तो स्थितियाँ एकदम उलट है। और अब इसके फायदे तो निश्चित रूप से उसके मिले हैं, और जो निर्वाचन प्रक्रिया का जो ग्रीन कॉरिडोर मिला है उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह मिला है, और उनकी इस मामले में विजय हो गई है, ये मान लिया जाए। मैं यहाँ हालांकि राजनीतिक विश्लेषक महोदय से एक अलग, थोड़ा सा इससे अलग ले जाके एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो कांग्रेस, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे टीएमसी हो, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, ये सब वो लोग हैं, ये दल वहाँ से प्रजनित हुए जब इनकी महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस के साथ पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपने दल बना लिए। आज वो सब दल जो है दलदल हो गए हैं, टूट रहे हैं। जितना क्षेत्रीय दलों में भ्रष्टाचार है उतना किसी में नहीं। तो सबको अब कांग्रेस के साथ सब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लोकतंत्र की चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन संवेद स्वर में कोई विरोध नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा विरोध दर्ज नहीं करा पा रहा है सड़क में और सदन में। नहीं तो नारी महिला शक्ति बंधन अधिनियम पे साथ हैं, आज वही ममता बनर्जी और केजरीवाल 10 मुद्दों पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया। आज वो गांव हमारे देशज भाषा में होता है चप्पलें चटकाते घूम रहे हैं, तो वैसी स्थिति है उनकी। तो कुल मिलाकर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो आपको उसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, छुटपुट विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। और टेक्निकल एरर पर हमें जो आपने बात की थी कि आपके आपका नाम तो विलोपित हो रहा है राजनीति से, राजनीतिक सौजन्यता अब एकदम समाप्ति की कगार पे, विलुप्त प्राय है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक अंग्रेजी में कहावत है बैक बोरो एंड स्टील, मतलब हर तरीके से येन केन प्रकारेण, आप 3C बोल दीजिए, कन्विंस करिए, करप्ट करिए, नहीं तो फिर फाइनली तो कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण भी है, संगीनियत का वातावरण है। नहीं तो एक हवाई जहाज एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का क्यों खड़ा होता, क्यों कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा रहा है, ये भी एक सवाल है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि हर बार जब चुनाव होते थे तो एक हवाई जहाज खड़ा हो जाता था जिसमें विधायकों को ले जाते थे। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से एक शक का, शंका का, षड्यंत्र का, शुभा का वो माहौल है जो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के अनुरूप नहीं है। ऐसा लोकतंत्र मेरे हिसाब से ना डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा होगा, ना गांधी ने सोचा होगा, और अन्य लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जिस तरह से माहौल बन गया है और बनता जा रहा है, उस हिसाब से राजनीति में थोड़ी सी शुचिता की, क्योंकि पूरा देश टकटकी लगा के देखता है। आप लोग पब्लिक फिगर्स होते हैं, आप लोगों के उदाहरण होते हैं जिन्हें सभी लोग फॉलो करते हैं, समाज फॉलो करने लगता है। और रही बात जानकारी छुपाने की, तो जानकारी तो बहुत बार बहुत लोगों ने छुपाई है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर इस माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, विश्वास की समय की ज़रूरत है जी, लड़ने की ज़रूरत है, जीतने और हारने की ज़रूरत है, तभी लोकतंत्र बचेगा, चलेगा और आगे बढ़ेगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2 लाइन में बात खत्म करूंगा कि राजनीति सवार हो गई है केवट की नाव में और कांग्रेस चित हो गई है एक ही दाव में। अब कौन बिका है किस भाव में, या गलतियां जानबूझकर दिखाई गई हैं किसी ताव में, ये आप समझिए। लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक सौजन्यता शून्य है, सियासी पारा हाई है, हाउए जोश जोश से हाई, लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, बाकी जगह जोश ठंडा पड़ा है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।